आज की इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ ओपन एआई एजेंट एसडीके क्वेस्ट से रिलेटेड जो हमारा लेवल 1 का एग्जाम था वो मैंने अटेम्प्ट किया है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी आपको कि किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, किस तरीके के सवाल मुझसे पूछे गए। आप जब अगस्त 18 के बाद इस क्विज को अटेम्प्ट करोगे तो आपको किन किन चीजों पे फोकस करना चाहिए इन 17-18 दिनों के अंदर, जो कि आपके पास इस वीडियो के बाद अवेलेबल है। कौन से टॉपिक्स पे आपको ज्यादा काम करना चाहिए, किस कोडिंग से रिलेटेड जो है वो आपको ज्यादा चीजें देखनी चाहिए, वो सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। साथ में सवाल भी शेयर करूंगी आपके साथ और आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी। एक चीज बहुत अच्छे से समझ लें कि अगर आप इस क्विज को अटेम्प्ट करने वाले हैं तो आपकी थ्योरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप चैट जीपीटी से प्रिपरेशन कर रहे हैं या बाकी जगहों से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के सवाल जो है वो आपसे पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम सवाल भी देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन मैं ये बताती चलूंगी, मैंने इसको जब अटेम्प्ट किया, इसको मैंने देखा तो अप्रोक्सीमेटली मैंने इसमें 92 मार्क्स जो है वो सिक्योर्ड आउट किए हैं। लेकिन 92 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स मैं सिक्योर कर सकती थी क्योंकि मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो है वो चीजें मुझे और बेटर करनी चाहिए थी। तो अगर मुझे इस स्कोर पे चीजें बेटर करनी चाहिए थी तो आपको तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस पूरी चीज को कंपाइल करने से रिलेटेड। इस पूरे एक्सपीरियंस को बताने का मकसद, इन पूरे सवालों को आपको बताने का मकसद, इनके आंसर्स को बताने का मकसद ये है कि जब आप अपना क्विज देने के लिए जाओ तो आपको आइडिया हो कि किस तरीके से जो है वो पूरा कॉन्टेक्ट होता है। बहुत 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 अच्छी तैयारी करने के बाद भी कहीं ना कहीं मुझे लगा कि डिफिकल्ट था, थोड़ा लेवल जो है वो डिफिकल्ट था क्विज को अटेम्प्ट करने के लिए। आपका जो लेवल 2 आता है वो तो पूरा ही एमसीपी के ऊपर आता है, तो ऑलरेडी एमसीपी इज अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक। बट मुझे जो है वो लेवल 1 में भी लगा कि थोड़ा सा जो है वो और तैयारी जो है वो करनी चाहिए थी। हालांकि मैंने आपको बहुत अच्छी तैयारी कराई है अपने पेड जूम क्लासेस में, अपने अनपेड जूम क्लासेस के अंदर। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज की क्लास में इस एक्सपीरियंस को शेयर करने का मकसद यही है, खास करके आप लोगों के साथ, कि तैयारी अभी भी बहुत अच्छे तरीके से करनी है। हमने पेड क्लास में जितनी तैयारी की है, जितने क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं, एग्जाम आप लोगों ने जो है वो मेरे साथ यहाँ पे देखना है आज की क्लास के अंदर, तो आपको ना आइडिया हो जाएगा कि यार कहीं ना कहीं अभी भी तैयारी जो है वो बाकी है। वीडियो को जो है वो शुरू करती हूँ, लेक्चर को शुरू करती हूँ। ये कहूंगी कि हैंड ऑफ, गार्डरेल्स, रिलीज प्रोसेस, स्ट्रीमिंग इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, पता होनी चाहिए। बेसिक एजेंट की नॉलेज पता होनी चाहिए, फिर ही जाकर जो है वो यहाँ पे चीजें होंगी आपके पास। कंपाइल जो पर्पल वाली वीडियो दी थी क्विज वाली, ये इम्पोर्टेंट वीडियो थी, इसमें सवाल थे, आप लोगों को पता था क्योंकि आप लोग पेड क्लासेस ले रहे हो। बाकी इंशाल्लाह ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगी तो लोगों को पता चल जाएगा इससे रिलेटेड। तो इसको दोबारा गो थ्रू करना ताकि जो है वो अच्छे तरीके से सारी चीजें हो जाए। इसके साथ साथ एजेंट की अगर बात करें तो आपको वेदर एजेंट मैंने बनाना सिखाया है, तो वेदर एजेंट को आपको लाजमी देखना चाहिए, उससे रिलेटेड डिटेल्स वगैरह को लाजमी देखना चाहिए क्योंकि उसके भी सवाल वगैरह जो है वो थे हमारे पास। तो हम यहाँ पे जो है वो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं और कोशिश करो कि उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, ताकि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आए। तो लेवल 1 के क्विज के क्वेश्चंस हैं हमारे पास यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डिस्क्राइब what happen if you pass a data class purchase info as output type of the agent। आपने बताना था कि यहाँ पर जो है करेक्टली जो ऑप्शन है वो क्या है कि अगर हम डेटा क्लास को परचेज इन्फो के अंदर किसी एजेंट में रखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस जो थे वो थे द एसडीके रिक्वायर यू टू मैनुअली राइट अ जेसन स्कीमा, द एसडीके auto generate a stick JSON schema converted the final JSON into the purchase info instant. The SDK ignores the data class and return the raw JSON. The SDK only support a pedantic model, not the data class। तो देखो जब आप किसी डेटा क्लास जैसे कि परचेज इन्फो को एजेंट के आउटपुट टाइप के तौर पे पास करते हो ना, तो एसडीके ऑटोमेटिकली क्या करता है, उसको जेसन के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देता है, उसका जेसन स्कीमा जो है वो जनरेट कर देता है। ये स्कीमा क्या इंश्योर करता है कि जो
एजेंट है उसका आउटपुट प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करे और फिर जो हमारा एसडीके होगा वो जेसन क्लास के अंदर जो है वो परचेज इन्फो में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो था वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन था हमारे पास। देखो आपको मैनुअली स्कीमा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती ना यहाँ पे, तो इसलिए हम इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। दूसरा सवाल था यू हैव एन ऑर्केस्ट्रा एजेंट दैट यूज 5 स्पेसिफिक एजेंट। देखो तुम लोगों को तो हमने पर्सनल एक एजेंट बनाया और फिर हमने एक रॉ एजेंट बनाया जो कि बहुत कम लोगों को पता है कि हमने उस पर कैसे काम करा है। तो वो बताने का मकसद ये था कि जो हम टूल्स वगैरह यूज कर रहे हैं ना वो किस तरीके से कंसीडर किए जाते हैं। तो यहाँ पे सवाल में ये पूछा गया था कि आपके पास 5 स्पेशल एजेंट्स हैं। एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो आपका ट्रांसलेटर एजेंट है उसने इनकाउंटर किया है टेम्पेरी एपीआई रेट को, लेकिन उसमें क्या हुआ कि वो जो है वो बेसिकली फेल्ड हो गया। ठीक है, तो जब वो फेल्ड हो गया यहाँ पे तो आपने बताना है कि ऑर्केस्ट्रा को जो इंस्ट्रक्शन गई होंगी उसमें ट्रांसलेशन फेल्ड हुई होगी या फिर कोई ऑल्टरनेटिव अप्रोच हमारे पास हुआ होगा। तो जो हमारे पास ऑप्शन है उसके अंदर बेसिकली हमारी जो यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा था उसने रिसीव किया था और टूल आउटपुट को और हैंडल किया था उसको यहाँ पे रीजनिंग के साथ और साथ में कंटिन्यू किया था हमारी बाकी की चीजों को। देखो अगर कोई स्पेशल एजेंट जैसे हमने एक ट्रांसलेशन एजेंट बनाया था, अगर वो फेल हो जाता है ना अपनी एपीआई रेट की वजह से, ट्रांसलेटर एजेंट की वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा डायरेक्टली एजेंट को फेल नहीं करता, वो उसके एक टूल के तौर पे जो है वो उसको रिसीव कर लेता है एंड देन यहाँ पे जो है वो उसके साथ अपना बाकी का काम कंटिन्यू करता है। ट्रांसलेटर एजेंट की वीडियो ये रही, अगर किसी ने चेक नहीं किए तो आप चेक कर सकते हो जाकर। पेड क्लास के स्टूडेंट की बात नहीं करी, अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहा है तो उनकी बात जो है वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। खैर, दूसरा सवाल था ये हमारे पास। अब हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ जिसके अंदर हमसे पूछा गया है कि आप ये बताएं कि जो हमारे द ओपन एआई एजेंट एसडीके इज डिस्क्राइब एज द पाइथन फर्स्ट, व्हाट डज दिस मीन। देखो पाइथन फर्स्ट का मतलब होता है कि एसडीके आपसे पाइथन के किसी सिंटेक्स में एजेंट के टूल और वर्क फ्लो को यहाँ पे बनवा रहा है। पाइथन फर्स्ट का मतलब हमारे पास ये होता है। तो अगर हम इसके ऑप्शन देखें तो इट रिक्वायर्स पाइथन सिंटेक्स टू डिफाइन एजेंट टूल एंड और जस्ट विद द नो डीएसएल, यहाँ पर यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि अलग से जो हम स्पेसिफिक डोमेन लैंग्वेज है उसको यूज नहीं करते, हम सब कुछ क्या करते हैं स्टैंडर्ड पाइथन के अंदर लिखने की कोशिश करते हैं। जब मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगी इसके बाद बहुत सारी दुकानें जो है वो चलने वाली हैं। जब यूट्यूब के ऊपर ये अपलोड हो जाएगी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भी बहुत ज्यादा होगा, वेलकम बैक टू माय जूम क्लासेस भी बहुत ज्यादा होगा। तो जो है जो लोग मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हैं ना खास करके उनके लिए कहना चाहती हूँ कि ऐसे ही इंसान को फॉलो करो जो इन चीजों को प्रिपेयर करवा रहा है, आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। मंजन पार्टी को जो है वो कम से कम फॉलो अप करने की कोशिश करो और उनके मंजन में आओ भी नहीं, क्योंकि उन्होंने टेस्ट दिया भी नहीं है, उनको आइडिया भी नहीं है कि टेस्ट में हो क्या रहा है। इसके बाद सब वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करने वाले हैं। तो ध्यान से ख्याल करके उनकी चीजों को देखो। डिफरेंट टाइप के व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जो है वो अब ये सवाल आना शुरू हो जाएंगे कि महक आलमगीर ने वीडियो अपलोड कर दी है, तो इसीलिए बता रही हूँ कि ध्यान रखना अपनी क्यूरी को अच्छे से कंपाइल करना यहाँ पे, ताकि किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम पेश नहीं आए। हाँ, मैं सेफ साइड के लिए बहुत सारे सवाल नहीं बताऊंगी, 10-15 सवाल बता के जो है यूट्यूब वीडियो एंड कर दूंगी। बाकी जो पेड क्लासेस में हमारे पास स्टूडेंट है हम बाकी के जो 43 क्वेश्चंस होंगे वो वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बैक टू द क्वेश्चन चलते हैं। इसको यूट्यूब पे बताने का मकसद क्या है? इसको यूट्यूब पे बताने का मकसद जो बाकी के सवाल रह जाएंगे वो ऐसा नहीं कि मैं कभी भी अपलोड नहीं करूंगी, डेफिनेटली मैं उनको अपलोड करूंगी लेकिन थोड़े टाइम के बाद। अभी उनको अपलोड करने का बेसिक मकसद जो है क्या कहते हैं वो ये है कि आपको आइडिया हो जाए थोड़े बहुत सवालों से कि कैसे सवाल आते हैं। बाकी की जो चीजें हैं वो इसलिए रोक के रखी हैं ताकि ये जो वेलकम बैक टू माय जूम क्लासेस है ना वो दोबारा फिर शुरू नहीं हो, एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वालों को भी थोड़ा सा होश रहे। बिल्कुल टू द क्लियर सीधी बात करती हूँ मैं, और सीधी बात कर रही हूँ। मेरी ही वीडियो से छाप छाप के अपने यूट्यूब चैनल चलाना है, मेरी ही वीडियो से छाप छाप के वेलकम बैक टू माय जूम क्लासेस करने वाली एक बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पर।
तो इसीलिए अब आपको चीज़ें जो है वो पेड में ज़्यादा बता रही हूँ बजाए इसके कि मैं यूट्यूब पे इस चीज़ को डिफाइन करूँ। ख़ैर बैक टू द क्विज़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो सिनेरियो बेस्ड फिट से रिलेटेड था कि जब हम रनर और रन स्ट्रीम का यूज़ करते हैं। मैंने बार-बार बोला है रनर से सवाल पूछेंगे, हैंड ऑफ से सवाल पूछेंगे, गार्ड से सवाल पूछेंगे। तो यहाँ पे भी यही चीज़ पूछी गई थी कि अ, जब हम रनर को स्ट्रीम के अंदर यूज़ करते हैं तो तब होता क्या है? तो अगर हम रियल टाइम में देखें या हम पार्शियल ऑप्शन में देखें तो चैटबॉट क्या करता है वो टाइपिंग का हमारे पास रिस्पॉन्स करके देता है रनर को यूज़ करके। ये मेथड हम हर स्टेप या आउटपुट के लिए लाइव स्ट्रीम में यूज़ करते हैं, फाइनल रिजल्ट का वेट करते हैं, देखते हैं कि वो कितना जल्दी हमारे लिए रनर पे रिस्पॉन्स करता है और फाइनल आउटपुट हमारे पास क्या देता है। तो यू नीड लाइव पार्शियल आउटपुट अपडेट एज़ द एजेंट प्रोसेस इनपुट लाइक टाइपिंग अ चैट रिस्पॉन्स जो है वो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। बैंकिंग सेक्टर चैटबॉट से रिलेटेड अगला सवाल था जिसके अंदर इन्होंने पूछा कि इन अ बैंकिंग चैटबॉट यू वांट टू इंश्योर दैट बिफोर एनी ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट इज प्रोसीड the system verify that the amount provided is positively number and do not exceed the daily transfer limit. This scenario best demonstrate the essential use of the input guardrails. अच्छा यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी था वैलिडेशन से रिलेटेड वो करेक्ट था। अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे गौर से देखें ना तो आपने देखा होगा कि हमने इनपुट गार्डरेल्स का यूज किया। इनपुट गार्डरेल्स का यूज हमने कैसे किया कि इस केस के अंदर हमने जो है वो यूजर को बताया कि जो अमाउंट ट्रांसफर है वो पॉजिटिव इंटीगर होना चाहिए और जो हमारे अमाउंट का डेली ट्रांसफर लिमिट है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस केस के अंदर इनपुट वैलिडेशन की गई है हमारे एजेंट को चलाने के लिए। अब ये बातें देखो तभी समझ में आएंगी ना जब थ्योरी समझ में आती है। थ्योरी नहीं समझ में आती तो किसी किस्म का कोई भी फायदा नहीं होगा इसको समझने से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है योर ओपन एआई बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंट विल हैंडल हाई सेंसिटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अच्छा ये ना क्या कहते हैं सवाल क्योंकि आगे पीछे थे तो मैंने एक ही साथ इनको देख के टाइप कर लिया है इमेजेस वाइज। तो ऐसा लग रहा है कि एक के बाद एक जो है ना वो एजेंट का सवाल है बट ऐसा नहीं है। ये सवाल जो है वो आगे पीछे पूछे गए थे। तो कलेक्शन में जो चीज मुझे बस आगे आगे दिख रही थी मैं इसको साथ साथ जो है वो टाइप करती चली गई। तो खैर हमसे यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट के बारे में पूछा गया था क्योंकि मैंने बोला ना कि इनपुट गार्डियाल से रिलेटेड आउटपुट गार्डियाल से रिलेटेड सवाल थे जो कि हाईली सेंसिटिव थे हमारे पास इंफॉर्मेशन के लिए। अगर हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे कौन सा मैसेज हमारे पास इंश्योर करता है सेफ बिहेवियर को। देखो इस क्वेश्चन को जो फोकस था ना वो इनपुट गार्ड्रियल से ज्यादा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर था। अब इसमें ना दोनों दो जो तरीके के जवाब सही हो सकते हैं। अगर आप इनपुट गार्ड्रियल से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हो तो इसमें दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट होगा। लेकिन अगर आप जो है वो यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीजें देख रहे हो तो उसमें दूसरा ऑप्शन हमारे पास सेलेक्ट होगा। इस क्वेश्चन के फोकस को आपने देखना है क्योंकि इसमें कहा था अकॉर्डिंग टू द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो आपने यहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से अकॉर्डिंगली डेटा इंस्ट्रक्शन को बताना था कि वो सेफ होती हैं, सिक्योर होती हैं, फाइनेंशियली डेटा को यहाँ पर यूटिलाइज करती हैं। तो जो हमारे पास ऑप्शन थे उसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी अ केयरफुल पर्सोना विद explicit safe instructions such as you are a secure financial assistant, never expose account number, always confirm action through the secure API और टूल। ये इसका करेक्ट आंसर था। हम एआई को बता रहे हैं कि वो एक फाइनेंशियल सिक्योर एजेंट है, उसने कभी भी कोई नंबर रिवील नहीं करने, हमारी एपीआई के थ्रू उसने चीजों को यहाँ पे कंफर्म करना है। तो ये अप्रोच अगर आप अपने सिस्टम के लिए रखते हो तो हमारे पास बहुत ज्यादा बेटर रहता है क्योंकि अगर इसके बरक्स अगर हम कोई चीज यूज करते हैं तो उसका बिहेवियर अच्छा नहीं होता, डेटा सिक्योरिटी नहीं होती, हमारे इंस्ट्रक्शंस कमजोर होते हैं। तो उन सब चीजों को आपने देखना होता है। देन एपीआई से रिलेटेड सवाल था जो कि डिफॉल्ट एपीआई से रिलेटेड था। बाय डिफॉल्ट व्हाट ओपन एपीआई डज द एजेंट एसडीके यूज। आपने बताया था कि बाय डिफॉल्ट जो है वो एजेंट एसडीके कौन सी जो है वो एपीआई यूज करता है। तो हमारे पास चैट कंप्लीशन एपीआई जो है वो इसका करेक्ट आंसर था। देखो एजेंट एसडीके जब अपनी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ काम करता है ना तो वो क्या करता है कि हमारे पास GPT-4 GPT 3.5 टर्बो इस तरीके की जो चीजें होती है ना
उनके ऊपर इसका यूटिलाइज़ेशन करता है। तो जहाँ पे हम मैसेजेस भेजते हैं जो भी हमारा यूज़र होता है, जो भी हमारा सिस्टम होता है, उसको कौन-सा मॉडल जो है वो रिस्पॉन्स करता है, वो आपने बताना है। अच्छा, इसमें डिफ़ॉल्ट एपीआई भी पूछी गई थी एंड डिफ़ॉल्ट मॉडल भी पूछा गया था कि कौन-सा डिफ़ॉल्ट मॉडल होता है, GPT-4, GPT-3.5, 4.0। तो बेसिकली यहाँ पे 3.5 जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, 4.0 या 4.1 को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो रिस्पॉन्स एपीआई की कोई ऑफ़िशियल एपीआई नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को कंसीडर किया गया था। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक जो है वो वेदर एपीआई का सवाल था, तो ये वाला सवाल था वेदर एपीआई का, इसका कोड बता देती हूँ। इसमें एजेंट, रनर, ओपनएआई, चैट कंप्लीशन मॉडल और टूल्स को इम्पोर्ट कराया गया था, ठीक है? वेदर बताया गया था, वेदर के लिए लोकेशन जो है वो डिफ़ॉल्ट रखी गई थी और 25 सेल्सियस जो है सनी डे के साथ इसका वेदर था। एजेंट को बताया गया था कि एक हेल्पफुल वेदर असिस्टेंट है, वेदर टूल इससे इन्फॉर्मेशन पूछेगा जो कि इसने मॉडल के अकॉर्डिंगली बतानी है। तो अगर हम यहाँ पे जो है वो एजेंट की इंस्ट्रक्शंस देखें ना, तो उसमें इन्होंने कहा था कि आप एक वेदर एजेंट हो, आपने वेदर की इन्फॉर्मेशन देनी है, मैक्सिमम टर्न्स आपके पास 1 है और प्रॉम्प्ट में आपने क्या बोलना है, प्रॉम्प्ट में हमने बोलना है हाय व्हाट कैन यू डू, ठीक है? अब हम यहाँ पे देखें ना, देखो जब मैक्सिमम टर्न 1 होता है ना, तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक बार एलएलएम हमारे पास कॉल हुआ है। ठीक है, इसके साथ-साथ अगर आप पहला स्टेप देखो तो टूल कॉल करने की कोशिश की गई और एजेंट को रिस्पॉन्स दिया गया है कि दूसरा स्टेप नहीं मिलेगा। आपने मल्टीपल टर्न्स रखनी है। यहाँ पे देखो @टूल करके हमने इसको कॉल करने की कोशिश की थी और यहाँ पे हमने जो है वो इसको बता दिया है कि मैक्सिमम टर्न कितना है, हमारे पास 1 है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इस एग्जाम्पल में यूज़र को टूल ट्रिगिंग की क्यूरी तो हमने दी नहीं है। मैंने इसको एक चीज़ क्या नहीं दी, मैं ये बताती हूँ, मैंने यहाँ पे भी बताई थी, अगर आपने गौर किया, देखो वेदर इन के बाद यहाँ लिखा है लोकेशन। अब लोकेशन क्या है? इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी कराची, इट कुड बी लाहौर, इट कुड बी इस्लामाबाद। तो वो जो है क्या कहते हैं, वो हमारे पास यहाँ पे एक्सपेक्टेड होता है। जब हम यहाँ पे इसको एक और सवाल पूछ रहे हैं प्रॉम्प्ट के अंदर, हाय व्हाट कैन यू डू? तो व्हाट कैन यू डू का जवाब क्या है कि असिस्टेंट डायरेक्टली बिना डायरेक्शन के कोई भी चीज़ आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली अगर हम इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट देखें, असल में ना इसके ऑप्शंस भी थे, तो अब मुझे वेदर से रिलेटेड ये तो याद था कि कैसे इसको कंपाइल करना है, लेकिन इसके ऑप्शंस जो थे वो मुझे याद नहीं थे, तो मैंने ऑप्शंस इसके नहीं लिखे हैं। लेकिन अगर हम इसके ऑप्शंस देखें ना, तो वेदर असिस्टेंट को जो है हमने ये बताना है कि वो डायरेक्टली रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। जिन-जिन सवालों की पिक्चर्स थी मेरे पास, उनके ऑप्शंस भी हैं और जिनकी नहीं थी उनके ऑप्शंस नहीं है। तो लेकिन एटलीस्ट आपको समझा रही हूँ कि बात जो है वो आपको समझ में आ जाए कि हमने इसको किस तरीके से जो है वो यहाँ पे यूटिलाइज करना है। अगला क्वेश्चन बैंकिंग के चैटबॉट से रिलेटेड था, जिसमें ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट की गई थी। आई थिंक सवाल मैंने दोबारा से टाइप कर दिया। हाँ, ये बैंकिंग वाला सवाल मैंने दोबारा से टाइप कर दिया है इसके अंदर, जिसमें हमने अभी इनपुट गार्डरेल्स के बारे में देखा था और उससे रिलेटेड नॉलेज जो है वो देखी थी पॉजिटिव इंटीजर और ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है वो ट्रिप वायर से रिलेटेड है। तो हम उसको देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है व्हाट हैपन व्हेन अ गार्डरेल ट्रिप वायर इज ट्रिगर्ड। देखो जब गार्डरेल डिटेक्ट करता है कुछ भी ऐसी चीज जो कि अनसेफ होती है ना हमारे पास, जैसे कि यूजर की कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन आपने उससे ले ली, तो एजेंट क्या करता है, फौरन ही उस प्रोसेस को यहाँ पर रोक देता है। ठीक है, जैसे ही उसको रोकता है तो वो क्या कहलाता है, ट्रिप वायर ट्रिगर कहलाता है और यहाँ पे उसकी एग्जीक्यूशन हो जाती है। तो a guardrail tripwire trigger expected is raised, stopping agent execution इसका करेक्ट आंसर था। अब इसके बाकी के ऑप्शन नहीं है, जितना था उतना आपको जो है वो बता दिया है। फिर हमारे पास रनर से रिलेटेड जो है वो एक और सवाल था, जिसके अंदर इन्होंने पूछा था यू वांट टू सेपरेट रनर्स रन कॉल, हाँ चला गया, कॉल टू बी पार्ट ऑफ द सेम ट्रेस सेशन नेम जोक वर्क फ्लो, हाउ शुड यू कॉन्फ़िगर दिस? देखो अब अगर हम यहाँ पे देखें ना, तो आपको दो अलग अलग रनर्स को कॉल करना है एक ट्रेस सेशन के अंदर और उसके पार्ट बनाने हैं किस ट्रेस के साथ, आपने इसके अंदर जोक वर्क फ्लो के साथ जो है वो यहाँ पे इसके पार्ट बनाने हैं। अच्छा, अब ये जोक वर्क फ्लो का टॉपिक साइमा नोट करके रखो, इस पे जो है वो बात करेंगे फर्दर क्लास के अंदर हम कि ये होता क्या है, इसको लेके कैसे चलना है, इसका
मतलब क्या है कि एक वर्क फ्लो के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें हो रही हैं, क्या-क्या ट्रेस हो रहा है, क्या-क्या एनालिसिस हो रहा है, वो सब चीज़ों पे हमको बात करनी पड़ेगी, तो इसके ऊपर हम देखेंगे। अच्छा देखो, अ, 2-3 चीज़ें बताती हूँ यहाँ पे जो कि थी। आंसर था कि रैप बोथ रनर इन वॉइसेशन इनसाइड विद अ ट्रेस जोक वर्कफ्लो ब्लॉक। एक्चुअली ये तुक्का था लेकिन करेक्ट आंसर था, क्योंकि मैंने इसको तुक्का कैसे बनाया। देखो, अगर हम ट्रेस का पैरामीटर यूज करें ना, तो रनर में ट्रेस का पैरामीटर नहीं होता। ग्रुप आईडी की बात करें तो लेबलिंग होती है, और ट्रेस में हमारे पास किसी किस्म का कोई लिंक पैटर्न नहीं होता, तो हम इसको मैनुअली मर्ज भी नहीं कर सकते। तो जो भी ऑप्शन थे, उस ऑप्शन में ये इसका करेक्ट आंसर था, जो कि मैंने तुक्के में चूज कर लिया। मतलब देखो, कि क्या कहते हैं, अच्छा टॉपिक है, बात करनी पड़ेगी क्लास में ना इस टॉपिक के ऊपर कि जोक वेब फ्लो होता क्या है, और रनर के साथ जो है वो उसको कैसे हमने देखना है। इसके बाद अगर अगला क्वेश्चन देखें, तो इसके अंदर इन्होंने हमसे पूछा है, यू वांट योर टारगेट एजेंट टू ओनली रिसीव एटलीस्ट टू मैसेज फ्रॉम द हिस्ट्री व्हेन अ हैंड ऑफ अकर, विच हैंड ऑफ पैरामीटर हेल्प विद दैट। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि जब एक एजेंट से दूसरे एजेंट को हम हैंड ऑफ करें, तो सिर्फ लास्ट के 2 मैसेजेस जाए, पूरी हिस्ट्री नहीं जाए, तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, उस केस के अंदर हम इनपुट फिल्टर का यूज करते हैं। इनपुट फिल्टर एक फंक्शन होता है जो कि हिस्ट्री को फिल्टर करता है और डिसाइड करता है कि हैंड ऑफ के बाद कितने मैसेजेस आपने फॉरवर्ड करने हैं। तो इनपुट फिल्टर हम उसके अंदर लगा देंगे और ब्रैकेट में 2 करके उसको बता देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अगर एक एजेंट अलाउ करता है नंबर ऑफ ट्रांस इंक्लूडिंग टूल इनवॉइसेशन से ज्यादा कॉल्स करे, तो कौन सी एक्सपेक्टेशन रेज होती है। अच्छा, अब ये नहीं है ना कि आधे सवाल इंग्लिश में थे, आधे सवाल उर्दू में थे, तो सवाल की पिक्चर्स के अगर टाइम नहीं था, बस मैंने जो है वो उसको याद करके रखा है कि हाँ क्या क्या पूछा गया था, कैसे कैसे था, तो उससे रिलेटेड आधे इंग्लिश में सवाल है, आधे उर्दू में जो है वो सवाल है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो एक एजेंट सिर्फ 1 या 2 बार रिस्पॉन्स देने की इजाजत देता है, और उससे ज्यादा मॉडल क्या करते हैं, टूल को कॉल जो है वो नहीं करता। तो ऐसे कि अगर हम टर्न देखें, तो मैक्सिमम हमारे जो टर्न होते हैं वो अगर हम ज्यादा कर देते हैं, तो उस केस के अंदर जो है वो हमारा मॉडल क्या करता है, एरर थ्रो करता है। क्यों? क्योंकि जितनी बार टर्न करोगे उतनी बार डेटा आएगा, जितनी बार डेटा आएगा उतनी बार कोई ना कोई मुसीबत खड़ी होगी, तो उस केस के अंदर जो है वो देखना पड़ता है। इसलिए एजेंट में हम चीजें जो हैं वो अलाउ कर देते हैं स्पेसिफिक इंटरेक्शन के लिए, ताकि किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हमें पेश नहीं आए। तो यहाँ तक आपको आइडिया तो हो गया होगा बच्चा पार्टी, के सवाल उतने अच्छे नहीं है जितने आपको देखने में लग रहे हैं, या जितने आपने सोच रखे हैं कि हाँ ये बहुत अच्छे सवाल है, या हम बहुत अच्छे तरीके से इसको एज कर पा रहे हैं। तो ऐसा तो जो है वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अभी आपको पता चल रहा है कि कौन कौन सी चीजों पे काम करना है, कौन कौन से टॉपिक देखने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को दोबारा से समझना है। यहाँ पे वो सारी चीजें क्या हो रही हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती चली जा रही हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम टर्न एक्सीडेड जो था वो हमारा करेक्ट आंसर था। अगर एनालिसिस पोर्टफोलियो फंक्शन में कुछ सैंपल को एनालिसिस करना हो, तो उस केस के अंदर हम सैंपल एरर को रिटर्न कर देते हैं, या एजेंट को किसी स्ट्रिंग कैलकुलेशन पे रखने की कोशिश करते हैं। ये भी एक अच्छा सवाल था हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, देखो, जब भी हमारे पास कोई स्टॉक सैंपल होते हैं, या डेटा आ रहा होता है, या कुछ एरर आ रहा होता है, तो डायरेक्ट कैलकुलेशन में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। जब डायरेक्ट कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, तो हमें एरर स्ट्रिंग को एनालिसिस करने की कोशिश करनी होती है, कि हर सैंपल रिजल्ट का एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट जो है वो हमारे पास हो। जैसे अगर मेरे पास कोई डेटा आया है सक्सेस से रिलेटेड, तो अब या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। माइनली केसेस में ट्रू होता है। अगर डेटा कॉल कर रही हूँ, तो डेटा या तो रिजल्ट देगा या तो रिजल्ट नहीं देगा। नॉर्मली केसेस में रिजल्ट देता है, कोई फिल्टर लगा है, कोई चीजें लगी हैं, तो रिजल्ट नहीं देता। और अगर कोई एरर है, तो डेफिनेटली फिर तो कोई एरर ही है, तो उसको हम जो है वो एजेंट को इजिली समझा सकते हैं कि हमने रिजल्ट क्या देना है। तो यूजर स्ट्रक्चर रिजल्ट फॉर्मेट विद द सक्सेस फेलियर इंडिकेटर एंड सेपरेट एरर डिटेल्स, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास था। फिर जो है वो अगला सवाल था टेम्परेचर से रिलेटेड।
यहाँ पे पूछा था कि अगर टेम्परेचर हाई हो जैसे 1.2 लेकिन टॉप के सिर्फ 5 हो और टॉप पी जो है वो लो हो जैसे 0.3। अच्छा देखो, हमने जब ग्राफ डिस्कस किया टॉप के ऊपर अपना, तो हमने उसको अपर लेवल पे भी देखा कि वो किस तरीके से कंसिडरेशन लेके जा रहा है, लोअर लेवल पे भी हमने देखा कि हम उसको कैसे कंसीडर कर रहे हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल कैसे करना है, टॉप के और टॉप पी की लिमिट्स क्या है, उनको कौन से लिमिट्स पे ले जाके सेट करना है, किस मॉडल पे सेट करना है, किस टोकन पे सेट करना है, तो वो सब चीजें हमने उसमें देखी थी। तो इसने कहा है कि अगर टेम्परेचर हाई जो है वो हमारे पास 1.2 है, मतलब मॉडल क्या कर रहा है, अनप्रिडिक्ट कर रहा है। ठीक है, जितना ज्यादा हाई जा रहा है उतना ही अनप्रिडिक्टेबल है। हमने क्रिप्टो की एग्जाम्पल भी देखी थी और फिर हमने बायनॉम में भी डिस्कस किया था इसके ऊपर। तो इससे अब आपको याद आ गया होगा कि क्लास लेना है कितना फायदा होता है अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स में। तो यहाँ पे बेसिकली इसने पूछा है कि टॉप के सिर्फ हमारे पास 5 है और टॉप पी जो है वो 0.3 है, तो मतलब चॉइस सिर्फ क्या है कि टोकन की एक लिमिटेड चॉइस है। तो हम स्मैश क्रिएट करके हम अनप्रेडिक्टेबल आउटपुट ले सकते हैं और चॉइसेस को जो है वो कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि रेंडमली इन चीजों को सेट करना पड़ेगा। हो सकता है जो लोग बाद में यूट्यूब पे इस वीडियो को देखें उनके कोई भी अकल में चीज जो है वो नहीं आए इस सवाल से रिलेटेड, तो आप जाके टॉप के बारे में देखिएगा कि टॉप के होता क्या है, उस पे काम कैसे करते हैं, उस पे चीजों की यूटिलाइजेशन कैसे की जाती है। अच्छा मेंटोर होने का फायदा यही होता है कि अगर आपके पास अच्छा मेंटोर है तो आपको बहुत सारी चीजें पता होती हैं। जैसे यहाँ पे ये लोग जो दांत निकाल रहे हैं, इनको अच्छे से पता है कि हे इन्होंने इस सब चीज से कितनी डिस्कशन की है, तो आपको भी उन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन जो है वो करनी चाहिए, उन टॉपिक को पढ़ना चाहिए। अब ये सवाल जो है ना, देखो मैं पेड क्लास की बात नहीं करती क्योंकि वीडियो यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड हो रही है। सो जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, अब तुम्हें आइडिया हो रहा है कि मंजन पार्टी तुम्हें कैसे गोल गोल घुमाती है चैट जीपीटी के सवालों से। एग्जैक्टली सवालों में और तुम्हारे सवालों में कितना डिफरेंस है, कितना कितना ज्यादा डिफरेंस है ना। तो वो अब तुम्हें जो है वो समझ आ रहा होगा। अब तुम्हें लग रहा है मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं आ रही, अब तुम्हें लग रहा है कि ये कौन सा टॉपिक है, इन टॉपिक के बारे में तुम्हें बात नहीं कर रहा, लिस्ट में तो ये टॉपिक है ही नहीं, सवालों में ये टॉपिक है और इसमें जो है वो चीजें आ रही हैं। हम तो पता नहीं क्या याद कर रहे हैं, हम वो पता नहीं कौन कौन से रिश्ता एजेंट बना रहे हैं, हम तो पता नहीं कौन सी फजूल किस्म की चीजें बना रहे हैं। तो काम धंधे का तो कोई काम कर नहीं रहे, तो इसीलिए जो है वो अपने को इसको अभी भी 17-18 दिन है, अच्छे से कंपाइल करने की कोशिश करो। चलो बैक टू द क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन था कि अगर डेवलपर ने एक ऐसा पैटर्न इम्प्लीमेंट किया है जहां मल्टीपल एपीआई डिफरेंट ऑथेंटिकेशन मेथड के साथ कॉल होती हैं और एजेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी एपीआई यूज करें, तो उसमें बेटर इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं फंडामेंटल डिजाइन के इशू के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि एलएलएम के पास अगर दो या दो से ज्यादा टूल्स या दो से ज्यादा एपीआईज हैं, ठीक है, और बहुत सिमिलर है, ठीक है, हमने एक एजेंट बनाया था जिसके अंदर हमने ड्यूल एपीआईज का यूज किया था, यानी कि वो रिसर्च में भी जा रहा था और वो एनालिसिस रिसर्च में भी जा रहा था, यानी कि एक प्रॉपर रिसर्च कर रहा था और एक वो एनालिसिस की रिसर्च ला रहा था जो कि हमारी टोटल कॉन्टेक्स्ट से आ रही थी। तो अगर दोनों को देखूं तो दोनों बिल्कुल सिमिलर थे, उस पर डिजाइन करने के लिए बहुत ही थोड़े से स्पेसिफिकेशन का फर्क था उनके अंदर, एंड देन वो क्या हो रहे थे, कंपाइल हो रहे थे हमारे पास। तो उसमें क्या हो रही थी, कंफ्यूजन भी हो रही थी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि अगर ऐसी कोई चीज होती है ना, तो हर टूल का नाम और काम जो है वो हम अलग कर देते हैं, टूल के नाम अलग कर देते हैं, उनके डिस्क्रिप्शन अलग कर देते हैं, उनको डायरेक्टली बता देते हैं कि ये टूल किस काम का है। जैसे हमने अगर गेट यूजर प्रोफाइल जेसन को यूज किया है तो वो जेसन का प्रोफाइल देगा, लेकिन अगर मैंने ट्रांजेक्शन सीएसवी का यूज किया तो वो क्या करेगा, सीवीएस की जो मेरी प्रॉपर्टीज होंगी उनको बताएगा। तो टूल आर टू सिमिलर द एलएलएम can't distinguish between them without the data tool specific tool name and clear function definitions इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे, when you call the agent constructor in the open AI agent पाइथन एसडीके which parameter is required। देखो हमारे पास क्या होता है, मॉडल और मॉडल की सेटिंग, दो चीजें होती हैं जिनकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। जब आप ओपन एआई एजेंट में एजेंट का कंस्ट्रक्टर यूज करते हो तो उसमें आप हमेशा एजेंट का मॉडल यूज करते हो, उस मॉडल की सेटिंग्स को रखते हो, उसके पैरामीटर्स को देखते हो,
वरना उसके बगैर क्या होता है, एजेंट बनता ही नहीं है। इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं आपको उसको लाज़मी कि तुम्हें हमने इस काम के लिए डिज़ाइन किया है, तुमने इस काम को करना है और इस काम से रिलेटेड तुमने चीज़ें प्रोवाइड करनी है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब चीज़ें आपको लाज़मी देखनी होती है। अगला सवाल है आइडेंटिक स्टैंड आउट फीचर से रिलेटेड पाइथन टाइप के अंदर। अच्छा, ये जो जितनी भी चीजें बता रही हूँ ना, ये सब प्लेलिस्ट में मौजूद है। पेड क्लासेस की बात नहीं करी, यूट्यूब पे बात कर रही हूँ कि ये सारी चीजें जो है ना वो अवेलेबल है प्लेलिस्ट के अंदर। तो अगर आपने मिस किया है ना तो चेक कर लेना जाकर ये सारी चीजें। पर्पल वाली वीडियो भी चेक कर लेना, इसके अंदर से भी जो है वो क्वेश्चन थे अवेलेबल। और साथ ही साथ बाकी की जितनी चीजें हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, क्रिप्टो, ट्रांसलेटर एजेंट, एमसीपी, एजेंट स्ट्रक्चर, सब जो है क्या कहते हैं वो सारी चीजें इसमें से चेक कर लेना। One of the Pydantic standout features is that is use the Python type in for the data validation and schema definition. What is the advantage या advantage? ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम देखें तो Pydantic का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि वो Python के टाइप हैं जैसे कि स्ट्रिंग, इंटीजर, लिस्ट, डिक्शनरीज, इन सबको क्या करता है, यूज करता है और डेटा को वैलिडेट करता है। तो इस वजह से अगर हम देखें तो ऑटोमेटिक जो वैलिडेशन होती है ना वो हमारे पास कंपाइल्ड हो जाती है। तो यहाँ पे दे अलाउ सीमलेस वैलिडेशन इंटीग्रेट विद द आईडीज एंड स्टैटिक टाइप चेकर लाइक मायपाई और पाईराइट जो था वो इसका करेक्ट आंसर था। अच्छा, अब ये आंसर क्यों इतना करेक्ट था उसके बारे में भी आपको थोड़ी सी चीजें बता देती हूँ कि जैसे VS कोड या पाईचार्म जैसे टूल्स होते हैं ना, तो उनको रियल टाइम पोजीशन में एरर दिखाने के लिए इस चीज को यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, बाय डिफॉल्ट इफ यू सेट आउटपुट टाइप इज इक्वल टू बार मॉडल एज अ आइडेंटिक मॉडल एंड डू नॉट स्पेसिफाई द आउटपुट स्कीमा स्ट्रिंग, द एसडीके विल जनरेट द स्ट्रिंग जेसन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास फॉल्स है। अगर आप आउटपुट टाइप को बार मॉडल में सेट करते हैं और आउटपुट का जो स्कीमा है उसको स्पेसिफाई नहीं करते तो क्या हमारा जेसन जनरेट होगा? ऑब्वियसली आपको पता है कि मॉडल के अंदर स्ट्रिंग जो है वो इंटीजर होता है, स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग की फील्ड हम यूज करते हैं, तो डिफॉल्ट बिहेवियर रहता है और हमारे लिए यहाँ पे चीजें जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये था हमारे पास। चलो आखिरी क्वेश्चन हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे फिलहाल के लिए यूट्यूब वीडियो में, और फिर यूट्यूब वीडियो का जो पार्ट है उसको एंड करेंगे, बाद में मैं कट करके अपलोड कर दूंगी। और जो बाकी के सवाल हैं वो क्लास में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो यूट्यूब वीडियो के लिए ये आखिरी क्वेश्चन रहने वाला है जो मैं आपको बता रही हूँ। अभी भी आप देख सकते हो कि नीचे काफी ज्यादा जो है वो राइट हैंड साइड पे देखो कॉन्टेक्ट बाकी है आखिर तक। तो ये जो सारा कॉन्टेक्ट है ये मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। बस आपने सिर्फ मेरा एक छोटा सा काम करना है, इस वीडियो के नीचे लिखना है कि आपको इस वीडियो का पार्ट 2 भी चाहिए जिसमें मैं बाकी के सवाल भी आपके लिए अपलोड करूं। जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे उतने ही ज्यादा चांसेस हैं जल्दी वीडियो आने के। अगर तुम इसके नीचे कमेंट नहीं करते तो वीडियो उतनी ही लेट में अपलोड करूंगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करो और साथ ही साथ नीचे कमेंट भी कर दो कि जी पार्ट 2 की वीडियो अपलोड कर दें। तो हम जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी पार्ट 2 की वीडियो भी अपलोड कर देंगे। तो आखिरी क्वेश्चन फिलहाल के लिए यूट्यूब वीडियो में है कि विच कॉम्बिनेशन ऑफ द एट्रीब्यूट कंट्रोल हाउ एन एजेंट फाइनल LLM आउटपुट इज वैलिडेट एंड प्रेज। तो यहाँ पे बेसिकली एन आउटपुट टाइप एजेंट, एजेंट आउटपुट स्कीमा एंड आउटपुट ट्रेजर जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। कैसे कि अगर एजेंट का फाइनल LLM आउटपुट किसी तरीके की वैलिडेशन और प्रेज को जो है वो पास करता है, उनको कंट्रोल करता है, तो उस केस के अंदर क्या होता है कि जो आउटपुट टाइप होती है वो स्कीमा को डिफाइन करती है स्ट्रक्चर के अंदर। एजेंट आउटपुट स्कीमा की जो हमारी वैलिडेशन है यानी कि जो मेरा आइडेंटिटी का मॉडल है उसको चेक करता है। आउटर जो मेरे पास फ्रेज है उसके अंदर हमारे पास कोई स्पेसिफिक तरीके का फ्रेज चलवाना हो तो वो यूज होता है, और बाकी के जो ऑप्शंस होते हैं वो सिर्फ टूल के सेटिंग या मेटा डेटा के थ्रू कंट्रोल करते हैं हमारी वैलिडेशन को। तो यहाँ पे काफी सारे सवाल और भी अभी बाकी हैं हमारे पास। आपने बस एक छोटा सा काम करना है यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स ने कि वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो के कमेंट में बोलना है कि पार्ट 2 की वीडियो अपलोड कर दी से। तो मैं डेफिनेटली इसका दूसरा पार्ट भी अपलोड कर दूंगी। जितने ज्यादा यहाँ पे कमेंट्स होंगे उतनी जल्दी इसका पार्ट जो है वो मैं अपलोड करूंगी। खुद भी वीडियो देखो, दोस्तों से भी शेयर करो। आइडिया हो गया होगा इतने सारे सवाल सुन के कि कैसा कॉन्टेक्ट आ रहा है, आपने कितना पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, क्यों पढ़ा है, सारी चीजें अब आपको समझ में आ रही होंगी। ऑफिशियल सवाल है ये क्विज के,
आप जगह-जगह व्हाट्सएप ग्रुप में बँटेंगे, जगह-जगह वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में बँटेंगे, ज़ूम क्लासेस में भी बँटेंगे। सो इसलिए बेहतर ये है कि मेरा चैनल ही सब्सक्राइब कर लो ताकि सारी चीज़ें सबसे पहले मिल जाएँ, सारी चीज़ें आसानी से आपको मिल जाएँ। प्लेलिस्ट दिखा दी, बाकी की चीज़ें बता दी हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलो पार्ट 2 की वीडियो के लिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूँगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। अनपेड क्लास के स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।